मार्केट्स के अंदर आज डे ऑफ रिकवरी माना जाएगा क्योंकि करीब 100 अंक ऊपर है इस समय निफ्टी और निफ्टी 23,250 के ऊपर है। बैंक निफ्टी के अंदर ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है 250 का। ये कल डैमेज नहीं होना चाहिए था, कल किसी वजह से डैमेज हुआ, आज मार्केट ने इसको रिपेयर करके इसके ऊपर लाके खड़ा कर दिया। ये पहली लाइन ऑफ डिफेंस है 23,250 जाएगा तो 23,000 टेस्ट करने के लिए 100% आपको दिखेगा। एग्जैक्टली वही दिखा भी है, आप उस 23,000 तक पहुंच गए थे इसको तोड़ने के बाद। बैंक निफ्टी में जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो 51,200 का, ये नहीं जाना चाहिए था कल, लेकिन कल ये गया और जाते इसने सीधा 50,800 पे आके बैंक निफ्टी को रोका। तो दोनों लेवल्स ऑलमोस्ट कल डिस्कस थे, मैं उस पर बार बार जाऊंगा नहीं, एक ही चीज़ को बार बार बताने का कोई मतलब नहीं है। अगर आप रेगुलर हमको सुनते हैं, जानते हैं, समझते हैं तो आप ये बस पॉइंट नोटिस कर रहे होंगे हम क्यों बता रहे हैं। ये सारी चीज़ों के पीछे हमने आपको 3-4 दिन पहले भी गाइडेंस के तौर पर रखा था, सारा फैक्चुअल डाटा कि ऐसा क्यों हो रहा है। सीरीज़ के अंदर जो होना था वो शॉर्ट कवरिंग के दम पर हुआ, नई सीरीज़ के पास फोर्स नहीं है। नई सीरीज़ में इतनी लाइट है, एक्सट्रीम बैंक निफ्टी लाइट है अपने ओपन इंटरेस्ट से। कल ओपन इंटरेस्ट सिर्फ 73,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का था, हम 90,000 कॉन्ट्रैक्ट के साथ आए, 20,000 कॉन्ट्रैक्ट हमने और साफ़ किए। कल अनवाइंडिंग का प्रेशर 18% ओपन इंटरेस्ट शेडिंग के साथ था। अगर आपको मैं और चीज़ें बताऊं तो कल 9% फिक्स बढ़ा था, एडवांस डिक्लाइन की रेशियो ख़राब थी। आज मार्केट ने नए तरीके से कैलकुलेशंस किया, सुबह ही जैसे ही थोड़ा इंडिकेटिव ठीक मिला, बाज़ार को पुल बैक का मौका मिला, बाज़ार ने अपने सपोर्ट को पक्के किए और एक सपोर्टिव एरिया है कंफर्ट जोन के अंदर ला के खड़ा कर दिया। टोटल कल का लॉस था 750 पॉइंट का, 400 पॉइंट की रिकवरी है बैंक निफ्टी पर। निफ्टी पे कल टोटल लॉस था 300-350 पॉइंट का, आज 100 पॉइंट की रिकवरी है निफ्टी पर। तो सिर्फ कंफर्ट जोन में लाके खड़ा कर रहा है। खतरा टल गया? नहीं। क्या एग्रेशन आ गया? नहीं। मार्केट कुछ नहीं कर रहा, मार्केट तो चर्न कर रहा है, बट चर्निंग बहुत स्लो ना होते हुए बहुत फास्ट है। इसलिए कल का फॉल आपको लगा कि नहीं अब तो वापस दिन खराब आ गए, और आज के हल्का सा पुल बैक देख के लग रहा है नहीं अभी तो अच्छे दिन बाकी हैं। ये जो एग्रेशन, डिप्रेशन, ये जो मनोभाव आपके अंदर हो रहा है ना कि हाय हाय मर गए और हाय हाय चल गए, ये आपको लेके नहीं आना है, ये आपको गलत डिसीजन की तरफ लेके जाएगा। कुछ ना कुछ गलती आपसे 100% होगी। मेरा ऐसा मानना है इस तरह के मार्केट्स के अंदर आपको अपना मन पक्का करना चाहिए। भाव पक्के नहीं होंगे, भावनाएं पक्की करो। ये भावनाओं से आपको इधर से उधर बहका देगा। तो आप दो काम करो यहाँ पे, जो ले रखा है बाय राइट एंड सिट टाइट, अभी थोड़ा सिट टाइट करके बैठो, क्योंकि अभी आपने सीरीज़ ख़त्म की है, नई सीरीज़ की शुरुआत है और सीरीज़ छोटी है, ये डाटा के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। ये मैं अगर बोलने पे आया तो आधा घंटा बोल के आपके सामने पूरा शो ख़त्म कर दूंगा, लेकिन इतनी सब चीज़ें मेरे से ना जानिए, हमारे एक्सपर्ट से जानिए, वो आपको अच्छे से और गाइड करेंगे। सहज अग्रवाल हमारे आज के मेहमान हैं, वो आपको गाइडेंस भी देंगे, आपको बताएंगे भी कि निफ्टी बैंक निफ्टी पे क्या करना है। अलग अलग स्टॉक्स के बारे में भी उनसे हम रिकमेंडेशंस लेंगे। बहुत सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी निकाल रखी हैं, तो उनसे डिस्कशन अभी हम थोड़ी देर में शुरू कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले परंपरागत तौर पर सिर्फ हम इकलौते ऐसे चैनल हैं, इकलौता ऐसा प्रोग्राम है इस चैनल के अंदर भी जो पिछले गेस्ट का रिपोर्ट कार्ड दिखा के अगले गेस्ट पे जाता है। आज जब हम बातचीत करेंगे सहज से, तो इनका भी रिपोर्ट कार्ड पहले दिखाएंगे, फिर कल के मेहमान से बातचीत करेंगे। तो प्रशांत सावंत कल के हमारे मेहमान थे, उनका हिट और लॉस दोनों वाला रिपोर्ट कार्ड आपके सामने। ट्रेंड करीब 2% का गेन आया। कल उन्होंने हमारे को रिकमेंडेशन दी थी, हमारी बाय कॉल्स में से एक था। आईएक्स के बारे में जिक्र हुआ था, कल 1.5% का गेन वहाँ से पहुँचा। ओबरॉय रियल्टी बेचने की रिकमेंडेशन थी, स्टॉप लॉस कट गया। इसके अलावा बीपीसीएल भी खरीदने की रिकमेंडेशन थी, सपाट है। ये सपाट का मतलब 1% भी एडिक्शन नहीं हुआ और 1% भी सब्ट्रैक्शन नहीं हुआ, ना घटा ना बढ़ा। ठीक है जी। इंडस टावर भी खरीदने की रिकमेंडेशन थी, 1% भी बढ़ा नहीं घटा नहीं। एचडीएफसी एएमसी बेचने की रिकमेंडेशन थी, 1% भी घटा नहीं और बढ़ा नहीं। 3 शेयर हो गए सपाट, 1 का एसएल कटा, 2 का टारगेट आ गया, मतलब टारगेट या गेन आया 3-3.5% का। ठीक है जी। तो रफ अगर आप इस शो को देख रहे हो तो ये बात तो देखो, ट्रिकी था कल मार्केट, आप ज़्यादा टूट नहीं सकते थे क्योंकि ऑलरेडी सपोर्ट पे खड़े थे। चलने की प्रोबेबिलिटी लिमिटेड है, और अभी भी नहीं, मैं फिर से मैं आपको एक लाइन में रिपीट कर देता हूँ, बाज़ार ना बहुत अच्छा है ना बहुत ख़राब है, अभी तो बाज़ार को समय लगेगा ठीक होने में। और मैंने कई बार एक एग्जांपल दिया है कि आपने मार्च के दावत में इतना खाना खाया है कि अभी आपको खाने की भूख नहीं है।
मैं आपको दूसरे दावत का न्योता दे भी दूंगा ना, तो आप बोलोगे यार अभी थोड़ा रुक जाओ, कुछ दिनों में चलते हैं, अभी तो बहुत भरपेट खाना खाया है मार्च के मंथ में। ठीक है, तो बस सीरीज़ का यही प्रॉब्लम है। और एक सीरीज़ थोड़ी छोटी भी है, 3 तो ट्रेडिंग हॉलीडेज़ हैं, फिर सैटरडे संडेज़ मिला लोगे तो 17-18 दिन ही बनेंगे सीज़न में इस बार के। ठीक है, अर्निंग्स भी आएंगी, तो थोड़ा मार्केट हर चीज़ को कैलकुलेट करके चलेगा। आज शाम को जब रेसिप्रोकल की बातचीत होगी तो मार्केट को उस पर भी रिएक्शन देना है, तो इसलिए बाजार बहुत ही संभल कर अपने आप को सिर्फ कंफर्ट जोन में प्लेस करके छोड़ देगा। ऑर्बिट में अपने आप को, जैसे जहाज होता है ना, सैटेलाइट ऑर्बिट में छोड़ देना है, स्पीड तो बाद में पकड़ेंगे। अभी वो सहज अग्रवाल मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे ज़रा करते हैं बातचीत। सहज नमस्ते, शुक्रिया समय देने के लिए। ज़रा गाइडेंस दीजिए सर, आपका टेक क्या है निफ्टी और बैंक निफ्टी पर, फिर हम स्टॉक्स की तरफ आगे बढ़ेंगे। जी नमस्कार दर्शकों को, और डिम्पी जी आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। सबसे पहले नमस्कार। तो मैं मुझे बोलना पड़ेगा कि जिस सरलता से आपने ये बताया कि हर महीने दावत का महीना नहीं होता है, और वो बात को एक्सेप्ट करके अपनी ट्रेडिंग स्टाइल में इम्प्लीमेंट करना काफी जरूरी है। तो सरलता से तो आपने बता दिया, बट मैं टेक्निकल टर्म्स में अपने हिसाब से भी ये बताना चाहूंगा कि जी मार्केट एक मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से कंसोलिडेटिव फेज में चल रहा है। ठीक है, कभी ओवरसोल्ड हो जाता है तो वहां से बाउंस बैक आ जाता है, और ओवरबॉट हो जाता है तो थोड़ा सा करेक्शन वहां पे आ जाता है। तो कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन फेज में बाजार घुसा हुआ है, और इस फेज के अंदर आपको ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करनी है, ट्रेंडिंग की स्ट्रैटेजी नहीं अडॉप्ट करनी है। कहने का मतलब ये है कि आप छोटे छोटे ट्रेड लीजिए, हो सकता है 2-3 दिन के ट्रेड हो सकता है 4-5 दिन के ट्रेड हो, पर आपका आउटलुक रिलेटिवली शॉर्ट टर्म का रखना है, क्योंकि बड़े पैमाने पे कहीं ना कहीं बाजार थोड़ा सा अटका हुआ है। और जब तक ये जो आपकी ग्लोबल अनसर्टेनिटी है, टैरिफ्स की बातें हैं, प्लस अपने डोमेस्टिक फ्रंट पे भी इंटरेस्ट रेट का जो अभी किस तरफ इंटरेस्ट रेट्स कट होंगे और आगे की क्या गाइडेंस रहेगी, ये काफी मैटर्स इंपैक्ट करेंगे। तो ब्रॉड बेसिस पे हालांकि मार्केट एक करेक्टिव फेज से गुजर रहा है और थोड़ा कंसोलिडेट कर सकता है। एज ए ट्रेडर हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम शॉर्ट टर्म डेटा को भी देखें। ठीक है, तो सबसे पहले तो दो चीज बताऊंगा। एक, आपका पिछले 3-4 दिन में जो आपका एफआई का लॉन्ग रेशियो है, वो 39% से घटकर 30% हो गया है। कहने का मतलब ये है कि एफआई ने भी अपने लॉन्ग एग्रेशन को थोड़ा कम किया है, इतने सिग्निफिकेंट और बड़े इवेंट पे के पहले। तो ये एक तो बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेशन हो गया कि भाई वहां पे भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा ठहराव है और थोड़ा सा एग्रेशन कम किया गया है। इसके बावजूद हम जो डेटा ऑप्शंस का एनालाइज करते हैं, कल यदि आप देखेंगे तो मार्केट में अच्छा खासा करेक्शन आया, तो भी 23,900 के पुट में ओपन इंटरेस्ट आपका मैक्सिमम फिलहाल भी बना हुआ है। ठीक है, अब ये हमें कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स 23,000 को एक बड़ा सपोर्ट मान के चल रहे हैं। हम उस सपोर्ट को थोड़ा सा रिलैक्स करके अपने ऑप्शन राइटिंग के डेटा को भी देख के हमारा ये अनुमान है कि जब तक अप्रैल सीरीज में 22,900 नहीं तोड़ता है निफ्टी की नीचे की तरफ क्लोजिंग बेसिस पर, तब तक आप एक लॉन्ग साइड प्रोबेबिलिटी का ट्रेड लेके काम कर सकते हैं। और ऊपर में बहुत ज्यादा एग्रेसिव टारगेट नहीं है। आई थिंक हम 23,500 23,700 पे ये पूरे ट्रेड को न्यूट्रलाइज करना चाहेंगे, क्योंकि ऊपर की तरफ में 23,900 पे हमें दोबारा से पोजिशनल लेवल पे बड़ा रेजिस्टेंस दिख रहा है। तो शॉर्ट टर्म बेसिस पे आप एक लॉन्ग साइड का बेट ले सकते हैं। आपका ऑब्जेक्टिव सपोर्ट रहेगा 22,900 निफ्टी क्लोजिंग बेसिस पर का, और ऊपर की तरफ में यदि कोई यूफोरिया आता है, यदि कम नेगेटिव न्यूज आती है ये जो आपकी शॉर्ट टर्म के इवेंट में, तो शायद आपका निफ्टी 23,500 23,700 तक का एक बाउंस बैक दे सकता है। तो ये तो हो गई निफ्टी की बात। अब यदि मैं बैंक निफ्टी की बात करूं, तो बैंक निफ्टी ने ओवरऑल पिछले कुछ हफ्तों में रिलेटिवली बेटर परफॉर्म किया है। निफ्टी ने जो करेक्शन विटनेस किया था, उससे करेक्शन भी उसमें कम हुआ था, उस हिसाब से रैली भी थोड़ी सी उसमें कम ही हुई है। रेंज जो हमें समझ में आ रहा है बैंक निफ्टी में, वो आपका है नीचे की तरफ में सपोर्ट 50,200 का, और ऊपर की तरफ में हम 52,000 52,500 एट बेस्ट एक्सपेक्ट करेंगे। तो जिस हिसाब से हमारा निफ्टी का व्यू है, थोड़ा सा बाय ऑन डिप्स पे आप काम कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव रिस्क डिफाइन करके, उसी तरीके का व्यू बैंक निफ्टी में। पर बैंक निफ्टी में हम थोड़ा सा ज्यादा करेक्शन एक्सपेक्ट करेंगे कि उसको सपोर्ट थोड़ा दूर है। तो ये हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी पे व्यू है हमारे दर्शकों के लिए। ठीक है सर, तो आप निफ्टी और बैंक निफ्टी का व्यू पॉइंट तो आपका मिल गया। आप शेयर्स के सिलसिले को शुरू करें, तो लेके आइए जरा ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स।
आज के जो स्टॉक्स हमने निकाले हैं उसमें है एबी कैपिटल और दूसरा है टाटा एलेक्सी। कल टाटा एलेक्सी अनवाइंडिंग का शेयर था, आज टाटा एलेक्सी लॉन्ग का शेयर है। 24 घंटे में कैसे तस्वीर बदलती है, इसका बेस्ट एग्जांपल टाटा एलेक्सी को समझा जा सकता है। आपका रिकमेंडेशन चाहिए सर इस पे सहज, एबी कैपिटल एंड टाटा एलेक्सी। जी। तो इन दोनों स्टॉक्स में जो रिलेटिवली बेटर प्लेस फ्रॉम अ ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव, क्योंकि मार्केट अभी ट्रेडिंग का है, एबी कैपिटल ज्यादा अच्छा लग रहा है। एक तो आप देखेंगे तो पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में उसने अच्छी खासी रैली दी है, उसके बाद में एक फ्लैग पैटर्न बना के कंसोलिडेट करके दोबारा ब्रेकआउट देने जा रहा है। तो एबी कैपिटल मैं रिकमेंड करूंगा 180 के स्टॉप लॉस के साथ बाय करने के लिए, और ऊपर की तरफ में 205 207 तक का शॉर्ट टर्म टारगेट आप इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो एबी कैपिटल पे हमारा ध्यान पॉजिटिव है। टाटा एलेक्सी ओवरऑल एज अ स्टॉक, एज ओवरऑल जो सेक्टर को भी मैं देखूं तो मुझे उतना एग्रेशन और उतना मोमेंटम उसमें दिख नहीं रहा है, तो मैं इस स्टॉक को फिलहाल के लिए टाटा एलेक्सी को अवॉइड में रखना चाहूंगा। ठीक है, टाटा एलेक्सी को थोड़ा अभी अवॉइड करना चाहेंगे। एबी कैपिटल पे आपको रिकमेंडेशन मिल चुकी है, एबी कैपिटल पे आप लगाइए स्टैंप और नंबर्स दीजिए, और टाटा एलेक्सी पे लग गया अवॉइड का स्टैंप। देखिए, जब भी आप ट्रेड करें ना, तो अपने आप को पहले थोड़ा डिफाइन कर लें कि आप कौन हैं, कैसे हैं, है ना। तो जैसे हमारी एक फ्रेंड है, मैं कभी कलकत्ता गया तो उनसे मेरे को मिलने का मौका भी मिला। उनका नाम है सुमा, वो कोलकाता से हैं, हमारी रेगुलर व्यूअर भी हैं, और शायद अभी भी टीवी देख ही रही हूँ वो। तो उनसे जब मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने मेरे को बताया कि मैंने अपने आप को पहले डिफ़ाइन किया हुआ है कि मैं इन्वेस्टर हूँ। तो बोले, जब मैं आपके शोज़ देखती हूँ तो मैं उसमें से इन्वेस्टमेंट वाली पिक को पकड़ लेती हूँ, और उसके बाद उसको अपने हिसाब से एनालिसिस वगैरह करके उसमें पोजीशंस बनाती हूँ। और मेरे को खुशी है ये बात बताते हुए कि उन्होंने अच्छा पैसा भी बनाया इसी शो को देख के या फिर अलग अलग शोज़ को देख के। तो आप भी उन्हीं के जैसे बनिए, सुमा के जैसे ही। पहले क्लियर कीजिए कि आप कौन हैं, आप इन्वेस्टर हैं, स्विंग ट्रेडर हैं। और इसका बेस्ट एग्जांपल है अभी जो टाटा एलेक्सी की कॉल आई है। टाटा एलेक्सी की कॉल पे अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं तो शायद आप पैसा बना लेंगे, लेकिन अगर इन्वेस्टर्स हैं तो अभी थोड़ा रुकना चाहिए, थोड़ा समय देना चाहिए। तो एबी कैपिटल, टाटा एलेक्सी, दोनों में से ये पोजीशंस आपके सामने आ गई हैं। शॉर्ट कवरिंग के दो शेयर है, फर्स्ट इज दीपक नाइट्रेट, सेकंड इज बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। एक बार आपके रिकमेंडेशन इन दोनों शेयर्स पर सहज। जी। तो इन दोनों स्टॉक्स में से दीपक नाइट्रेट का यदि हम चार्ट देखते हैं तो उसमें थोड़ा सा मोमेंटम सेटअप बेटर नजर आ रहा है। अगेन जो मार्केट की रिकवरी थी उसके साथ में स्टॉक ने पार्टिसिपेट किया है, और कहीं ना कहीं मार्केट अभी भी उस फेज में है जहां पे बहुत ज्यादा पैनिक नहीं करना चाह रहा है। आपका मंथली सपोर्ट लेवल बना हुआ है। तो दीपक नाइट्रेट को मैं बाय में डालूंगा विद स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड 1940, और ऊपर की तरफ में जो इसका हमें रेजिस्टेंस समझ में आ रहा है वो है आपका 2170 के आसपास का। तो दीपक नाइट्रेट वुड बी अ बाय विद 1940 एज अ स्टॉप लॉस एंड टारगेट ऑफ 2170। और दूसरा जो आपका स्टॉक है वो है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में पिछले कुछ हफ्तों में इतना एक थोड़ा सा हल्का सा नेगेटिव ड्रैग है, और मूवमेंट काफी उसका रेंज बाउंड रहा है। तो यहाँ पे मुझे कोई मोमेंटम या जो उसका फॉलिंग ट्रेंड लाइन है उसका ब्रेकआउट होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो बालकृष्ण इंडस्ट्रीज अभी के लिए एज अ ट्रेडर मैं उसको थोड़ा सा अवॉइड ही करना चाहूंगा। ठीक है, बीकेटी अवॉइड हो गया, दीपक नाइट्रेट का ट्रेड हो गया। ये आपके सामने दोनों ट्रेड फिर से आ गए हैं। BEL और ग्रेनलेस इंडिया, दो ऐसे शेयर्स हैं जहां पर आज शॉर्टिंग हो रही है। ग्रेनलेस इंडिया फार्मास्यूटिकल्स का, BEL इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ी हुई कंपनी है। एक बार आपके रिकमेंडेशन है जिन दोनों में क्या करना चाहिए। सर एक बार अनम्यूट कीजिए सहज, तभी आवाज आएगी। एक्सट्रीमली सॉरी। या सो ग्रैन्यूल्स इंडिया में हमें कोई बहुत ज्यादा मोमेंटम दिख नहीं रहा है, और बहुत काफी हफ्तों से स्टॉक सिर्फ कंसोलिडेट ही कर रहा है, कोई मीनिंगफुल मूव लिया नहीं है। उसमें ट्रेड बन पाना थोड़ा सा मुश्किल दिख रहा है एज कंपेयर टू दैट। जब हम बीईएल के स्टॉक को देखते हैं तो वो स्टॉक काफी वोलेटाइल रहा है, काफी मोमेंटम रहा है उसमें। कल के दिन में स्टॉक में ब्रेकडाउन आया है। तो बीईएल में मुझे लगता है कि यहाँ से थोड़ा सा बाउंस बैक मिले यदि 285 के तरफ, तो उसमें थोड़ा इंटरेस्ट बनेगा 295 का स्टॉप लॉस रख के 260 के टारगेट के लिए शॉर्ट जाने का। ये भाव पे थोड़ा सा मैं वेट करूंगा। एक बाउंस बैक वुड बी बेटर कंसिडरिंग द सेटअप ऑफ द स्टॉक टू ट्रेड शॉर्ट।
क्या करना है? ठीक है, डन। अब दो अनवाइंडिंग के शेयर्स भी हैं सर, जरा वो भी चेक कर लो। फर्स्ट इज एनटीपीसी एंड सेकंड इज जियोफिन। इन दोनों को भी एक बार चेक कर लो प्लीज आप। जी। सो एनटीपीसी आपका एक रेंज है जो उसका डिफाइन हुआ है, और वीकली बेसिस पर इस रेंज के अंदर वो ट्रेड कर रहा है 335 नीचे में और 375 ऊपर में। अभी क्योंकि स्टॉक आपका लोअर बैंड के नजदीक में है, तो मैं इसमें सजेस्ट करूंगा कि आप यहाँ पे बाई कर सकते हैं 335 का स्टॉप लॉस रख के, और अपसाइड में 375 मैक्सिमम टारगेट बेस्ट केस में एक्सपेक्टेड है, क्योंकि वहां पे अगेन एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस आ रहा है स्टॉक को ट्रेंड लाइन का। तो इस भाव पे 335 के स्टॉप लॉस के साथ बाई करना है 375 तक के टारगेट के लिए। और जो दूसरा स्टॉक है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, उसमें अगेन कोई बहुत ही ऑब्जेक्टिव ट्रेडिंग सेटअप नहीं दिख रहा है, क्योंकि उसमें मोमेंटम और डेटा पैरामीटर्स में कुछ स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है, तो ये स्टॉक पे हमारा फिलहाल के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है। ठीक है सर, पॉइंट टेकन है। अब आपकी जरा ट्रेडिंग कॉल्स का वेट हो रहा है, अब अपने शेयर्स और बता दीजिए। जी। तो हमने यहाँ पे दो अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करी है। एक है आपका आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल। हमने बेसिकली ये रखा है कि थोड़ा सा जो जिन स्टॉक्स का लार्जर टाइम फ्रेम में टेक्निकल सेटअप अच्छा है, फंडामेंटल वैल्यू है, और जिन्हें शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी की वजह से मार्केट में थोड़ा इंपैक्ट कम हो, बिकॉज अभी आप एक ऐसे फेज में हैं जहां पे ग्लोबल इवेंट्स भी हैं और आपके आरबीआई की भी मीटिंग है। तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल उस पर्सपेक्टिव से हमें अच्छा लग रहा है, अराउंड 560 के आसपास में। इसका 525 का आप एक सपोर्ट मानकर चल सकते हैं ट्रेडिंग के लिए, और शॉर्ट टर्म बेसिस पे इसका टारगेट आपका बनेगा अराउंड 585 590 का। और बड़े पैमाने के लिए भी ये एक्चुअली ट्रेड आप पोजिशनिंग के लिए भी कंसिडर कर सकते हैं अराउंड 625 के टारगेट के लिए। बट ये ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव के लिए और पोजिशनल पर्सपेक्टिव के लिए, दोनों ही पर्सपेक्टिव से ये स्टॉक फिलहाल के लिए अच्छा लग रहा है। दूसरा जो हमारा अपॉर्चुनिटी है वो है पीएनबी हाउसिंग। ये प्योरली ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव है, बहुत ही बेहतरीन शॉर्ट टर्म टेक्निकल सेटअप लग रहा है, और इनफैक्ट आज भी ये स्टॉक मोमेंटम में है। तो पीएनबी हाउसिंग को आप इनफैक्ट उसमें अच्छा खासा मोमेंटम ऑलरेडी आज के दिन में आ गया है, बट इसको आप 870 के स्टॉप लॉस के साथ, थोड़ा सा डिप यदि आता है 890 के तरफ, तो ये मोमेंटम स्टॉक एक्चुअली ऑलरेडी आ गया, इसके लिए हमें लेवल्स थोड़े से इसके चेंज करने पड़ेंगे। अराउंड 890 के आसपास आप इसको इनिशिएट कीजिए, 870 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, और 915 तक का टारगेट आप इसमें रख सकते हैं। तो ये प्योरली एक ट्रेडिंग रिकमेंडेशन है करंट मार्केट के मोमेंटम को देखते हुए। ठीक है सर, डन। पॉइंट आपके भी शेयर्स हमने नोटिस कर लिए, हमने जो पूछना था पूछ लिया, आपने जो बताना था बता दिया। मेरे को लगता नहीं कि इससे ज़्यादा शेयर्स पूछने भी चाहिए और आपको बताने भी चाहिए। एक और बात, हमने कोशिश की है कि जहाँ जहाँ पे अवॉइड लगाया वहाँ पे आप उस पर ट्रेड ना करें, वो सिर्फ कार्यक्रम का हिस्सा था। जहाँ पे भी स्टॉप लॉस टारगेट आपको मिल रहा है, सारे शेयर्स घुमा दो स्क्रीन पर, जहाँ पर भी स्टॉप लॉस टारगेट आपको मिली है, यही सिर्फ एक रिपोर्ट कार्ड का हिस्सा बनेगा और इन्हीं पे ही आपको ज़्यादा फोकस करना है। एक और पॉइंट भी क्लियर कर देता हूँ, अगर आपके पास इनमें से पहले से ही कोई शेयर है, आपने ले रखा है, तो इस कार्यक्रम को देख के वॉल्यूम वगैरह बढ़ाना नहीं, जितना शेयर्स ले रखे हैं उतने शेयर्स अपने पास रखना। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, वॉल्यूम थोड़ा वैसे भी कम रखना, क्योंकि अभी मार्केट एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही नाजुक दौर से निकल रहा है। तो स्ट्रांग हुआ तो काफ़ी स्ट्रांग होगा, वीक होगा तो थोड़ा वीक भी हो सकता है। ठीक है सहज, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज कार्यक्रम में आप जुड़े, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। आते रहिएगा कार्यक्रम में, यही उम्मीद के साथ आज आप हम इस कार्यक्रम को यहीं वाइंड अप करने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले क्योंकि बड़े करेक्शन के बाद अब ग्लोबल ब्रोकरेजेस कंपनीज ने भी कुछ रिपोर्ट्स निकाली हैं। तो ये रिपोर्ट में से एक मैक्वारी है, जिसने भारतीय बाज़ारों में कौन से शेयर उनको पसंद आ रहे हैं उसकी एक रिपोर्ट आई है। वरुण दुबे ने उस रिपोर्ट को पढ़ा, समझा, शेयर्स आपके लिए निकाल दिए हैं। वरुण दुबे आपको बता रहे हैं वो शेयर, और उसके बाद एक कार्यक्रम का समापन हो जाएगा, आप फिर नया कार्यक्रम देखेंगे। वरुण दुबे से ये पूरी मैक्वारी की रिपोर्ट आप समझ लीजिए। नमस्कार। देखिए, भारतीय बाजारों पे मैक्वेरी जो है वो काफ़ी बुलिश है, और इन्होंने कुल 18 स्टॉक आइडियाज़ दिए हैं और इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। पहली कैटेगरी है यहाँ पे स्टार्स की, दूसरी कैटेगरी है हिटर्स की, और तीसरी कैटेगरी है राइजिंग स्टार्स की, और हर कैटेगरी में 6 स्टॉक्स इन्होंने दिए हैं। पहली कैटेगरी की बात करें तो जहाँ पे इन्होंने स्टार्स कहा है इन स्टॉक को, उसमें HDFC बैंक, सन फार्मा, M&M, ट्रेंड, PFC जैसे स्टॉक्स है। और देखिए,
इन 6 स्टॉक्स में से 5 स्टॉक जो है वो निफ्टी 50 का हिस्सा है। आप देखेंगे तो इन्होंने कुछ दिनों पहले ट्रेंड पे कवरेज की शुरुआत की थी, 7000 का प्राइस टारगेट भी दिया था। इनका कहना है कि केवल इंडिया में नहीं बल्कि पूरे एशिया में ये फैशन इंडस्ट्री में अगर आप देखेंगे तो सबसे तेज़ी से ग्रो करने वाली कंपनी है। इसके अलावा हिटर्स की बात करें तो यहाँ पे 6 स्टॉक है जिसमें रिलायंस, एनटीपीसी, विप्रो, टाटा मोटर्स, बीईएल और श्रीराम फाइनेंस शामिल है और ये सब के सब भी निफ्टी 50 का हिस्सा है। और यहाँ पे टाटा मोटर्स के लिए 826 का इनका प्राइस टारगेट और आउट परफॉर्मर का कॉल जो है वो इन्होंने कुछ दिनों पहले दिया था, जहाँ पे जेएलआर में अच्छा खासा टर्न अराउंड ये देख रहे हैं। और आखिरी में जो 6 राइजिंग स्टार्स है उसमें आईआरसीटीसी, उनो मिंडा, आदित्य बिरला कैपिटल, देवयानी, डिलीवरी और लेमन ट्री जैसे काउंटर शामिल है जिसपे बुलिश है। इनका कहना है कि रेस्टोरेंट स्पेस अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे काफ़ी अच्छा यहाँ पे ग्रोथ देखने मिलेगी क्योंकि डिस्क्रिशनरी इनकम बढ़ रही है। साथ ही साथ आदित्य बिरला कैपिटल पे इनका कहना है कि अगले 3 साल में स्टॉक दुगना हो सकता है। 12 महीने के लिए 260 के प्राइस टारगेट इन्होंने दिए है और उनो मिंडा पे भी काफ़ी बुलिश है जहाँ पे आउट परफॉर्मर का कॉल है। 1157 के टारगेट जो है इन्होंने कुछ समय पहले दिए थे। तो मैक्वेरी जो है वो इंडियन मार्केट्स पे बुलिश है और कुल मिला के 18 स्टॉक आइडियाज़ ऐसे हैं जो इन्होंने यहाँ पे सुझाए हैं।